नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पावर प्लांट में इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि व्हाई बॉयलर इज कंसीडर्ड एज एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट सिस्टम। जो हमारा बॉयलर है उसको हम अक्सर में हमने सुना होगा कि बॉयलर बहुत मतलब एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट है, एक्सप्लोसिव सिस्टम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्यों क्यों ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए, बॉयलर इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ स्टीम एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अपॉन रिलीज ऑफ दिस इनटू एटमॉस्फेयर कुड कॉजेज डिजास्टर, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा बॉयलर है वो जो स्टीम का जनरेशन करता है वो बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे करता है, ठीक ना। अगर ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर अगर एटमोस्फेयर में रिलीज हो गया तो बाहर जो एटमोस्फेयर है बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। इसीलिए हम बॉयलर को एज अ एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट कंसीडर करते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू स्पेसिफाई द बॉयलर। क्या बोल रहा है कि आप बॉयलर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आपका जो बॉयलर था वो किस टाइप का बॉयलर था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप बताएंगे अपने बॉयलर के बारे में। तो वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे। देखिए, बॉयलर आर स्पेसिफाई बाय देयर ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर, स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी एंड इवन बाय सरफेस, ठीक ना। देखिए, अगर हमसे कोई पूछता है तो हमें बताना है कि जो हमारा बॉयलर है उसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना था, ठीक ना। स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी मतलब कितने टीपीएच का बॉयलर था, और उसका हीटिंग सरफेस कितना था, ओके। और हमें ये भी इंक्लूड करना है कि जो हमारा बॉयलर था वो किस टाइप का था। पल्वराइज फैट था, सीएफबीसी था, एएफबीसी था, ट्रेवलिंग ग्रेड था, वाइब्रेटिंग ग्रेड था, जो भी है, ओके। तो ये सारा हमें इंक्लूड करके बताना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस सर्किट इन्वॉल्व इन बॉयलर। कौन कौन से वेरियस सर्किट हमारे बॉयलर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो देखिए, तीन सर्किट होते हैं। एक तो हो गया हमारा वाटर सर्किट हो गया, स्टीम सर्किट हो गया, एयर सर्किट हो गया एंड फ्लू गैस सर्किट। चार सर्किट हो गया। वाटर सर्किट, स्टीम सर्किट, एयर सर्किट एंड फ्लू गैस सर्किट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट डाउन द वेरियस एनर्जी यूज जनरेटेड इन पावर प्लांट। मतलब कि क्या बोल रहा है कि कौन कौन से एनर्जी हम यूज करते हैं पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल में हमारा कौन सा केमिकल एनर्जी होता है, ओके। केमिकल एनर्जी को हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी में। और थर्मल एनर्जी को हम फिर टरबाइन में देके काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी वहां से फिर हम उसको जो हमारा टरबाइन रोटेट होता है साउथ, उसका वहां से हमारे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। उसको फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो कितने टाइप्स की हमारे पास एनर्जी रहती है। पहली तो केमिकल एनर्जी जो कि हमारे फ्यूल में रहती है। थर्मल एनर्जी जो कि हीट प्रेजेंट इन फ्यूल गैस एंड स्टीम। थर्मल एनर्जी कहाँ पे होती है, जो भी हमारा हीट प्रेजेंट होता है फ्यूल में, ओके। या फिर फ्लू गैस हो गया, फिर स्टीम होगी, इसमें क्या होती है, मेरी थर्मल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारा टरबाइन रोटेट होता है और उससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद हमें मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो आपका साफ्ट पावर, जो आपका टरबाइन का साफ्ट का पावर है, उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम अल्टरनेटर में देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई स्टीम इज जनरेटेड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो हम स्टीम जनरेट करते हैं वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्यों करते हैं। जो हमारा हाई प्रेशर बॉयलर होता है उसमें जो लो प्रेशर है उनमें तो हम नहीं करते हैं, बट जो हमारा हाई प्रेशर है उनमें क्यों करते हैं। देखिए, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम इज हैविंग more heat content and also has more potential to work। क्या होता है कि जो हमारी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो स्टीम होती है उसमें हमें मतलब ज्यादा हीट कंटेंट रहता है, और उसमें वर्क वर्क करने की पोटेंशियल ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम जनरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक टेस्ट से आ गया है। तो एट व्हाट प्रेशर हाइड्रोलिक टेस्ट कैरी आउट इन बॉयलर। क्या बोल रहा है कि किस प्रेशर पे हम हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं बॉयलर। तो देखिए, फॉर न्यू बॉलर इट्स वन पॉइंट, देखिए क्या बोला, फॉर न्यू बॉलर इट इज 1.5 टाइम्स
the design pressure, and for old boiler it is 1.25 times of the design pressure, also depend on the boiler type and its physical condition. तो मान लीजिए आपका नया बॉयलर है, ठीक ना, नया बॉयलर इरेक्शन कंडीशन को जो फर्स्ट टाइम हाइड्रो करेंगे तो वो डिजाइन प्रेशर के 1.5 टाइम्स पे करेंगे, और अगर आपका बॉलर पुराना हो चुका है तो 1.25 टाइम्स पे, या फिर अगर उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है मतलब काफी पुराना बॉलर हो गया है तो उसकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितने पे हाइड्रो करना है, बट अगर आपका बॉलर नया है तो हमेशा वो 1.5 टाइम्स पे ही होगा हाइड्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड और प्रोसीजर फॉलोड फॉर बॉलर प्रेशर राइजिंग ड्यूरिंग हाइड्रोलिक टेस्ट। बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड मेथड या प्रोसीजर जो भी बोल लीजिए वो क्या है बॉलर प्रेशर राइज करने का ड्यूरिंग हाइड्रोलिक टेस्ट। जब हाइड्रोलिक टेस्ट होता है तो उस समय बॉलर प्रेशर राइज किस रेट से करते हैं, तो जो प्रेशर राइज होता है वो 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 3 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ड्रम सेफ्टी वॉल हैव बीन सेट एट हायर ब्लो डाउन रेट। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ड्रम है, ड्रम का सेफ्टी वॉल हम हायर प्रेशर पे अगर सेट कर दें तो ठीक ना, तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, या फिर हायर ब्लो डाउन, उसमें अगर ब्लो डाउन जो है, ब्लो डाउन अगर वहां से ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें से क्या होगा कि जो आपकी स्टीम है वो ड्रम से निकल जाएगी, ठीक ना, तो आपका जो सुपरेटर कॉइल है वो डैमेज है, क्यों, क्योंकि आपकी सुपरेटर कॉइल में कूलिंग मीडिया नहीं जाएगा, कूलिंग मीडिया आपकी सुपरेटर कॉइल का क्या है, स्टीम है। ओके, तो इसीलिए हम हायर ब्लो डाउन रेट ड्रम के सेफ्टी वॉल का सेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका सुपरेटर के कॉइल से डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो फ्लो होगा वो इनसफिशियंट होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट आर द रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ सुपरेटर कॉइल। जो हमारा सुपरेटर कॉइल होता है उसके फेल्यूर होने का रीजन क्या क्या है, तो देखिए ओवर हीटिंग ड्यू टू इनसफिशियंट फ्यूल, इरोजन ड्यू टू हाई फ्लू गैस, इंटरनल स्केलिंग एंड प्राइमिंग। क्या क्या रीजन है, ओवर हीटिंग हो गया, ठीक ना, ड्यू टू इनसफिशियंट फ्यूल, और इरोजन ड्यू टू हाई फ्लू गैस, इंटरनल स्केलिंग एंड प्राइमिंग। ओके, ये रीजन है हमारे सुपरहीटर कॉइल्स के फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमओसी ऑफ स्टीम ड्रम। एमओसी क्या है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस मटेरियल से बना होता है हमारा स्टीम ड्रम, तो उसका जो मटेरियल है वो है कार्बन स्टील ऐसे 516 ग्रेड 70। ओके, तो क्या मटेरियल होता है ऐसे 516 ग्रेड 70। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एमओसी ऑफ वाटर वॉल ट्यूब्स एंड सुपर हीटर कॉइल। तो हमारा वाटर वॉल होता है, सुपर हीटर कॉइल होता है, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, तो वाटर वॉल का होता है हमारा कार्बन स्टील 210 ग्रेड ए। क्या होता है, कार्बन स्टील 210 ग्रेड ए, और जो सुपर हीटर होता है उसका होता है हमारा एस ए 213 ग्रेड T11 T22 T91 एंड T92। कई जगह भी हम एस एस भी यूज कर सकते हैं, एस एस टी पी 347। ओके, यूज होता है कई जगह एस एस का टीपी 347। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट व्हाट डू यू कैरी आउट प्री हीटिंग एंड पोस्ट प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग वर्क। ओके, व्हाई डू यू कैरी आउट प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग बिफोर वेल्डिंग वर्क। क्या बोल रहा है कि जो हम, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग जब हम करते हैं तो कई बार हमें प्री हीटिंग करना पड़ता है, कई बार हमें पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है, तो वो क्यों करते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए प्री हीटिंग हम क्यों करते हैं, फॉर एक्सपेलिंग आउट द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मटेरियल। प्री हीटिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा मटेरियल उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, ठीक ना, उस मॉइस्चर को हमें रिमूव करने के लिए प्री हीटिंग करना पड़ता है। और पोस्ट हीटिंग हम क्यों करते हैं, इट इज डन आफ्टर द वेल्डिंग, इज डन फॉर रिवेलिंग रेसिडुअल स्ट्रेस ड्यू टू वेल्डिंग। पोस्ट हीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वेल्डिंग होने के बाद क्या होता है कि जो वेल्डिंग करने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक ना, तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें पोस्ट हीटिंग करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू यू यूज एचपी हीटर इन पावर प्लांट। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पावर प्लांट में एचपी हीटर क्यों यूज करते हैं, ठीक ना, तो देखिए एचपी हीटर यूज फॉर हीटिंग द फीड वाटर व्हिच विल कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग साइकिल एफिशिएंसी एज वेल एज रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। क्यों यूज करते हैं एचपी हीटर, क्योंकि एचपी हीटर में क्या होता है, हम टरबाइन से एक्सट्रैक्शन लेके जो हम फीड वाटर देते हैं बॉयलर में, उसको पहले से हम प्री हीट कर देते हैं, ठीक ना, तो जिससे क्या होता है कि हमारा साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और हमारा फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए हम एचपी हीटर और एलपी हीटर
यूज करते हैं ताकि जो हम एक्सट्रैक्शन स्टीम लेके अपना फीड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट आर द रीजन फॉर ओवर हीटिंग बॉयलर प्रेशर पार्ट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द रीजन फॉर ओवर हीटिंग बॉयलर प्रेशर पार्ट्स। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि ओवर हीटिंग हमारा बॉयलर का प्रेशर पार्ट्स का क्यों हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ओवर हीटिंग इज ड्यू टू रॉन्गली सेट बर्नर स्प्रेडर, हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस, पोर फायरिंग रेट एंड इंटरनल स्केलिंग। ओके, तो हमारा जो प्रेशर पार्ट्स है उसका ओवर हीटिंग क्यों होता है, जो हमारा बर्नर होता है, अगर बर्नर हमारा रॉन्गली सेट हो जाए, अगर आप बड़े बॉयलर में देखेंगे जो पीएफ हेड होते हैं उनमें जो बर्नर होता है, बर्नर का उसमें टिल्ट पोजीशन होता है। ठीक है, उसको 15 डिग्री अप या 15 डिग्री डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनका पोजीशन गलत हो गया तो भी आपका ओवर हीटिंग होगा। हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस, तो उस केस में भी आपका ओवर हीटिंग होगा। मोर फायरिंग रेट, अगर आप एक्सेस फायरिंग कर रहे हैं तो भी आपका ओवर हीटिंग होगा। और इंटरनल अगर स्केलिंग हुआ है तो भी आपका ओवरहीटिंग होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैक्टर बॉयलर थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर पे बॉयलर का थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है। ओके, तो इट डिपेंड ऑन बॉयलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बॉयलर ट्यूब मटेरियल कंपोजिशन एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। किस पे डिपेंड करता है, तीन पैरामीटर है आपके, बॉयलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बॉयलर ट्यूब मटेरियल एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर पीस माउथ फेल्यूर ऑफ बॉयलर ट्यूब कॉइल। ओके, एक ये जो हमारा बॉयलर ट्यूब होता है, बॉयलर ट्यूब का एक फेल्यूर का टाइप्स है बॉयलर फिश माउथ ओपनिंग। ओके, तो ये क्यों होता है आपका, अगर ओवर हीटिंग हुआ है तो हो जाएगा, या फिर इरोजन या कोरोजन हुआ है तो भी आपका बॉल फिश माउथ ओपनिंग ट्यूब फेल्यूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमिंग इन बॉयलर। क्या बोल रहा है कि प्राइमिंग क्या होता है बॉयलर में। ओके, इट इज द कैरी ओवर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इनटू स्टीम। ओके, क्या होता है कि प्राइमिंग में क्या होता है हमारा, कि जो वाटर पार्टिकल्स है वो आपके जो ड्रम लेवल के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वहां से स्टीम के साथ ड्रम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो कि आपका इस केस में आपका जो सुपर हीटर है वो डैमेज होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ प्राइमिंग। ओके, तो प्राइमिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन है ड्रम लेवल अगर आपका फ्लक्चुएट होगा तो भी प्राइमिंग हो सकता है। बॉयलर लोड फ्लक्चुएट हो रहा है तो भी आपका प्राइमिंग होगा। ओके, और बॉयलर पैरामीटर का फ्लक्चुएशन होगा, जैसे आपका टीडीएस वगैरह बढ़ रहा है, ठीक ना, तो भी आपका प्राइमिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन फ्लू गैस। हम फ्लू गैस में ऑक्सीजन क्यों मॉनिटर करते हैं, ठीक ना, तो देखिए टू कंट्रोल कंबशन एज टू एंड टू अचीव मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ कंबशन बाय ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस एयर। अगर हम ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितना एक्सेस एयर देना है। ठीक ना, अगर ज्यादा हमारा ऑक्सीजन आ रहा है फ्लू गैस में तो हमें एक्सेस एयर को कम करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम एक्सेस एक्सेस एयर ज्यादा देंगे तो हमारा जो हीट लॉस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें फ्लू गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टीम ड्रम। जो हमारा स्टीम ड्रम होता है उसके फंक्शन क्या क्या है, क्या काम करता है स्टीम ड्रम। ओके, तो देखिए स्टीम ड्रम एक्ट एज अ वाटर स्टोरेज डिवाइस। स्टीम ड्रम एज अ वाटर स्टोरेज डिवाइस काम करता है। सेपरेट स्टीम एंड वाटर, जो हमारा वाटर एंड स्टीम का जो मिक्सचर होता है ड्रम में उसको सेपरेट करता है। प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल केमिकल ट्रीटमेंट, क्या करता है कि इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है। रिमूव स्लज फ्रॉम बॉयलर थ्रू ब्लो डाउन, ब्लो डाउन से जो हमारा विद द हेल्प ऑफ ब्लो डाउन जो हमारा स्लज फॉर्म होता है ड्रम के अंदर उसको हम रिमूव कर सकते हैं इजिली। ओके, इसका भी ये काम करता है। accommodate safety valve to relieve excess pressure during abnormal operating condition। क्या उसमें हम सेफ्टी वॉल्व को भी लगा के रखते हैं, तो मतलब सेफ्टी वॉल्व लगाने के लिए भी एकोमोडेशन देता है वो, ताकि जो हमारा एक्सेस प्रेशर हो ड्यूरिंग एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन उसको हम रिलीज कर सके ड्रम्स विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी वॉल्व। तो सेफ्टी वॉल्व भी कहाँ रहता है, हमारा ड्रम पे ही रहता है। ठीक है, तो इतने सारे चीजों के काम में आता है ड्रम। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर वेंट इन बॉयलर। स्टार्टर वेंट के फंक्शन क्या क्या है, क्यों लगाते हैं। ओके,
तो देखिए, टू कंट्रोल द स्टीम प्रेशर ड्यूरिंग एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, अगर मान लीजिए कि हमारा बॉयलर चल रहा है, सडन कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज आएगी, आपका प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा, तो उस कंडीशन में स्टार्टर वेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड मिनिमम फ्लो थ्रू द सुपर हीटर कॉइल, क्या है ये, टू प्रोवाइड मिनिमम, देखिए स्टार्टर वेंट कहाँ होता है आपका, लाइन में लगा होता है, ठीक है। तो क्या करता है ये कि अगर आप स्टार्टर वेंट खोलेंगे तो आपका स्टार्टर वेंट खोलेंगे तो आपका स्टीम कहाँ से होके जाएगा, ड्रम से निकल के सुपर हीटर से होते हुए फिर स्टार्टर वेंट से निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है इस केस में, आपका जो सुपर हीटर है, सुपर हीटर में स्टार्वेशन नहीं हो पाता, ओके। तो सुपर हीटर हमारा स्टार्वेशन होने से बच जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। टू इंक्रीज मेन स्टीम टेम्परेचर ड्यूरिंग लो लोड, जब आपका लो लोड है उस समय पे अगर आपका टेम्परेचर डाउन है मेन स्ट्रीम का, तो उस समय आप थोड़ा बहुत स्टार्टर में खोल सकते हैं, ओके, ओपन करके आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ओके। तो इनके काम आता है हमारा स्टार्टर। नेक्स्ट है, वाई स्टीम ड्रम डिसेंट इन थिकनेस इज लेसर देन दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, देखिए क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टीम ड्रम होता है उसका जो डिसेंट होता है, डिसेंट दैट मीन्स कि जो आप जहाँ पे आपका मैन होल लगा होता है, मैन होल वाला पोर्शन, वहां पे आप देखेंगे तो एक ज्वाइंट रहता है, ठीक ना, तो वो होता है हमारा डिसेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसका थिकनेस सिलेंड्रिकल पोर्शन की थिकनेस से कम रहता है, क्यों, तो देखिए बिकॉज स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज इन डिसेंट आर सर्कमफ्रेंशियल एंड आर लेस एज कंपेयर टू स्ट्रेस डेवलप इन लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वहां पे जो उस पोर्शन में जो हमारा डिसेंट होता है, वहां पे जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है वो सर्कमफ्रेंशियल होता है और कम होता है, ठीक ना, एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल पोर्शन, ठीक ना। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन में होता है वो लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन होता है, सॉरी, वो वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिसेंट, ठीक ना। तो इसीलिए जो हमारा डिसेंट होता है उसका थिकनेस कम होता है एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल पोर्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो, ठीक है ना। इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो क्या होता है, तो देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेटेड एट 100 डिग्री सी टू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सी, क्या बोल रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है, अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर इवापोरेटेड एट 100 डिग्री सी टू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सी, मतलब कि 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर इवापोरेट हुआ और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया, कितने पे, 100 डिग्री सी में, ठीक ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट इवापोरेशन रेशियो बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट आर द रीजन फॉर मोर मेन स्ट्रीम टेम्परेचर, जैसे कि क्या बोल रहा है कि कई बार हम देखते हैं प्लांट में कि जो हमारा मेन स्ट्रीम टेम्परेचर सडन इंक्रीज होने लगता है, तो उसका रीजन क्या है, देखिए उसका रीजन है मोर एक्सेस एयर, अगर आपका एक्सेस एयर ज्यादा है तो भी आपका क्या होगा, मेन स्ट्रीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक ना। हाई मॉइस्चर इन फ्यूल, हाई मॉइस्चर इन फ्यूल तो भी क्या होगा आपका मेन स्ट्रीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। more convective heat transfer at superheater zone due to loss of turbulence, ठीक ना। ज्यादा जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सुपर हीटर जोन में हो रहा है, तो इससे भी आपका मेन का टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, फेल्यूर ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल while ऑपरेटिंग द बॉयलर एट लोअर फीड वाटर टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर, अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व का फेल्योर हो गया तो भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर आप जो बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं तो जो इकोनोमाइजर में आपका फीड वाटर आ रहा है अगर उसका टेम्परेचर कम है तो भी आपका सुपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कीप ब्लो डाउन ड्यूरिंग हाई स्टीमिंग रेट, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई स्टीमिंग रेट है तो उस टाइम पे हम ब्लो डाउन देना रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए sudden opening of IBD valve or water valve, bottom header valve will affect circulation rate and may lead to failure of water valve tube, क्या बोल रहा है कि अगर सडन हम ओपनिंग करते हैं आईबीडी वॉल का या फिर वाटर वॉल बॉटम हेडर वॉल का, तो क्या होगा, ये जो हमारा सर्कुलेशन रेट है उसको अफेक्ट करेगा, और जो वाटर वॉल के ट्यूब्स है वो मे बी फेलर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हाई स्टीमिंग रेट पे हम ब्लो डाउन देना रिकमेंड नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, व्हाई डिरेटर आर प्लेस्ड एट हायर एलिवेशन, ठीक ना। तो कई बार हमसे पूछा था क्वेश्चन में, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पूछ दिया जाता है कि भाई डिरेटर को हाई एलिवेशन पे क्यों रखते हैं, ठीक ना। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें एमपीएसएच चाहिए होता है, एमपीएसएच क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक ना।
जो कि बॉयलर फीड पंप के लिए जरूरी होता है, ठीक ना। तो दो होता है हमें एनपीएसएच अवेलेबल और एनपीएसएच रिक्वायर्ड, ठीक ना। दो एनपीएसएच होते हैं हमारे पास, ओके। तो एनपीएसएच के लिए हम डिलेटर को हाइट पे रखते हैं, ओके। और अगर हम 10 मीटर की हाइट पे रखते हैं तो उसमें हमें 1 केजी का प्रेशर मिलेगा, ठीक ना। मतलब बीपी के सेक्शन पे कितना प्रेशर मिलेगा, 1 केजी का। अगर डिलेटर में कोई प्रेशर नहीं है तो, ठीक ना, मतलब कि 10 मीटर की हाइट पे हमें 1 केजी का प्रेशर मिलता है। सीधी सी बात है ये, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिलेटर। डिलेटर क्या क्या काम करता है, ओके। तो देखते हैं। तो डिलेटर क्या करता है, देखिए, एक तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करता है, फीड वाटर स्टोर करने का काम आता है, इंक्रीज फीड वाटर टेम्परेचर, फीड वाटर टेम्परेचर बढ़ाने का काम आता है, टू गिव एनपीएसएच टू बॉलर फीड पंप, बॉलर फीड पंप को एनपीएसएच प्रोवाइड करवाता है, और हम जो एलपी डोजिंग करते हैं उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोर हाइट ऑफ चिमनी क्रिएट वॉट। अगर हम चिमनी का हाइट ज्यादा कर दे तो हमें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो देखिए, क्रिएट मोर नेचुरल ड्रॉट एंड हेल्प टू रिड्यूस लोड ऑन आईडी फैन। अगर हम चिमनी की हाइट ज्यादा कर देते हैं तो हमें क्या फायदा होगा कि वो नेचुरल ड्रॉट ज्यादा क्रिएट करेगा और जो हमारा आईडी फैन है उस पर लोडिंग कम हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉट सिस्टम। ड्रॉट सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। तो देखिए, पहला फंक्शन है टू फोर्स एयर फॉर कंबस्शन और टू एक्सपेल आउट प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन फ्रॉम बॉयलर। क्या बोलता है कि ड्रॉट सिस्टम क्या करता है कि जो कंबस्शन है उसको फोर्स करके फर्नेस में भेजता है, और जो फ्लू गैस और जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट है उनको बॉयलर से खींच के बाहर निकालता है, ओके। तो ये काम करता है हमारा ड्रॉट सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉट यूज इन बॉयलर। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ड्रॉट बॉयलर में यूज होता है। जनरली 3 टाइप के ड्रॉट यूज होते हैं। एक तो फोर्स ड्रॉट होता है, एक इंड्यूस्ड ड्रॉट होता है, और एक बैलेंस ड्रॉट होता है, ठीक ना। कौन कौन सा होता है, फोर्स, इंड्यूस्ड एंड बैलेंस्ड, ओके। 3 टाइप के ड्रॉट यूज होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस इनसाइड द चिमनी। फ्लू गैस के इनसाइड में, सॉरी, चिमनी के इनसाइड में फ्लू गैस की वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखिए, ये वेलोसिटी जो होती है आपकी 10 to 14 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 10 से 14 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस इनसाइड द ईएसपी। फ्लू गैस की वेलोसिटी जो है ईएसपी के इनसाइड में कितनी होती है, इट्स अराउंड 0.75 to 1 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। कितनी होती है, 0.75 to 1 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द ड्रॉट प्रोड्यूसर इन चिमनी। क्या बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें ड्रॉट प्रोड्यूस करने में मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि चिमनी में ड्रॉट प्रोड्यूस करने में कौन कौन से रीजन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखिए, फ्लू गैस का टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, दो फैक्टर हैं जो कि ड्रॉट को प्रोड्यूस करने में चिमनी में अफेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड कंसीडर फॉर बॉयलर कंस्ट्रक्शन। अगर हम कहीं पे बॉयलर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो वहां पे जो अ, आपका वेलोसिटी है, विंड विंड का वेलोसिटी है, वो कितना कंसीडर करेंगे। तो ये कंसीडर करते हैं हम अराउंड 39 टू 14 मीटर पर सेकंड। कितना, 39 टू 14, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड एयर इन्वर्जन इन चिमनी। कोल्ड एयर इन्वर्जन इन चिमनी। कोल्ड एयर का इन्वर्जन होता है चिमनी में, क्या होता है, ठीक है। It happen when outside air pressure is more than flue gas pressure inside the chimney। क्या होता है, ये तब होता है जब आपका आउटसाइड एयर प्रेशर ज्यादा होता है फ्लू गैस के एयर प्रेशर से, सॉरी, फ्लू गैस के प्रेशर से, ठीक है, इनसाइड द चिमनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू से दैट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पावर प्लांट हैव ग्रेट एफिशिएंसी, ओके। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे जो स्टीम है, ठीक ना, सॉरी, स्टीम बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा है कि अगर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के जो पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम विल हैव मोर हीट कंटेंट एंड हाई एंथैल्पी ड्रॉप विल बी अवेलेबल इन टरबाइन एक्सपेंशन। अगर हमारे पास हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर का स्टीम है तो उसमें मोर हीट कंटेंट होगा और हाई एंथैल्पी ड्रॉप होगा टरबाइन एक्सपेंशन में। देखिए, अगर आप बड़े प्लांट देखेंगे जैसे कि लाइक आप सुपर क्रिटिकल या फिर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल देखिए, तो वहाँ पे जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो आपका मेन जो प्रेशर होता है वो अराउंड 262 होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो 603 डिग्री सी होता है।
तो इस हिसाब से अगर आप वहाँ की इफिशियंसी देंगे तो इफिशियंसी भी वहाँ की बहुत ज्यादा होगी, ठीक ना। इसीलिए अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके प्लांट की इफिशियंसी ज्यादा आएगी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेशन रेशियो ऑफ बॉयलर। सर्कुलेशन रेशियो ऑफ बॉयलर क्या होता है? सर्कुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द स्टीम वाटर मिक्सचर टू द मास ऑफ द स्टीम एट द एक्सिट ऑफ द इवापोरेटर ट्यूब। क्या बोल रहा है कि ratio of the mass of the steam water mixture to the mass of steam, ratio of the steam water mixture to the steam exit at the evaporator tube, ठीक ना। मतलब कि जो आपका स्टीम और वाटर का मिक्सचर है उसका रेशियो और कितना हमने स्टीम हमारे इवापोरेटर ट्यूब से निकला उसके उसके रेशियो, इन दोनों के रेशियो हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन रेशियो बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लोड कंट्रोल रेंज ऑफ बॉयलर। लोड कंट्रोल रेंज बॉयलर का क्या होता है? तो देखिए, बॉयलर ऑपरेटिंग जनरेटिंग रेंज इन विच बॉयलर ऑटो कंट्रोल, क्या बोल रहा है? बॉयलर ऑपरेटिंग जनरेशन रेंज इन विच बॉयलर ऑटो कंट्रोल, ठीक है। मतलब कि आपके बॉयलर का ऑपरेटिंग जनरेशन रेंज जिसमें आपका जो बॉयलर है ऑटो में कंट्रोल करे, अपने पैरामीटर्स वगैरह को ऑटो में कंट्रोल करे, उसको हम लोड कंट्रोल रेंज ऑफ बॉयलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डू यू टेक इमरजेंसी शटडाउन ऑफ बॉयलर। ऐसा क्या केस हो जाएगा कि आप इमरजेंसी शटडाउन बॉयलर का लेंगे, ठीक ना, या फिर क्या ऐसा कुछ होगा? तो देखिए, ड्यूरिंग ट्यूब लीकेज, ओवर ओवर overshooting of steam temperature, boiler furnace explosion, boiler break work damage, furnace draft fluctuation, failure of boiler feed pump, failure of drum level gauge, ठीक है। अगर आपका ट्यूब लीकेज हो गया है, ओवर शूटिंग ऑफ स्टीम टेम्परेचर हो रहा है, बॉयलर फर्नेस एक्सप्लोजन हो गया है, बॉयलर ब्रिक वर्क डैमेज हो गया है, फर्नेस डॉट फ्लक्चुएशन हो गया है, फेल्योर ऑफ बॉयलर फीड पंप हुआ है, या फिर ड्रम लेवल गेज ग्लास लोकल रिमोट बस कोई आपका डैमेज हो गया तो आपको इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़ेगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एमसीआर। एमसीआर क्या है? मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग, ठीक ना। क्या है एमसीआर? मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग कंडीशन होता है जिसमें आपका जो बॉयलर है मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी उस पे वो मतलब उस पे स्टीम जनरेट करेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। व्हाट इज द लोवेस्ट लोड रेंज ऑफ द बॉयलर टू ऑपरेट इट कंफर्टेबली। बॉयलर का लोवेस्ट लोड रेंज क्या होता है जिसमें हम बॉयलर को कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकते हैं? तो अराउंड 30 to 40% ऑफ फुल लोड होता है, ठीक ना। जितना उसका कैपेसिटी उसका 30 to 40% हम उसको कंफर्टेबली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है in almost all cogeneration and thermal power plant, lowest range of superheater temperature is 485 to 500 डिग्री CY। क्या बोल रहे हैं? जितने भी हमारे कोजनरेशन पावर प्लांट होते हैं उनमें जो हमारा सुपरहीटर का टेम्परेचर होता है उसको 485 से 500 डिग्री सी ही क्यों रखते हैं? देखिए, दिस इज फॉर प्रोटेक्टिंग टरबाइन लास्ट स्टेज ब्लेड फ्रॉम वाटर पार्टिकल इरोजन डैमेज। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा टरबाइन का लास्ट स्टेज का ब्लेड होता है उसको हम वाटर पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा टरबाइन का लास्ट स्टेज होता है तो उसमें हम मैक्सिमम जो आपका वाटर कंटेंट दे सकते हैं वो अराउंड आपका कितना रहता है? 12% मॉइस्चर अलाउ रहता है, ठीक ना। तो अगर हम टेम्परेचर इससे ज्यादा डाउन करेंगे तो क्या होगा? मॉइस्चर ज्यादा जाएगा जो कि लास्ट स्टेज को डैमेज करेगा। जो हमारी लास्ट स्टेज है टरबाइन की प्लेट, टरबाइन के प्लेट्स की, उनको डैमेज करेगा। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो हमें जो टरबाइन का जो एमओसी है, दैट मीन्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ज्यादा कॉस्टली होगा, इसीलिए हम 485 टू 500 डिग्री सी रखते हैं। ओके, व्हाट एडवर्स इफेक्ट डू यू ऑब्जर्व इन ओवरलोडेड बॉयलर। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका जो बॉयलर है ओवरलोडेड है, ठीक ना, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा आपके बॉयलर पे? तो देखिए, इट अफेक्ट सर्कुलेशन वेलोसिटी, फ्लू गैस टेम्परेचर इंक्रीज, स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज में रिजल्ट इन सुपरहीटर कॉइल फेल्यूर, ठीक ना। क्या होगा? सर्कुलेशन वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा, फ्लू गैस टेम्परेचर इंक्रीज होगा और स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिससे आपका सुपरहीटर कॉइल फेल्यूर, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट व्हाई डू यू मेजर O2 एंड CO2 प्रेजेंट इन फ्लू गैस। तो क्या बोल रहा है कि हम फ्लू गैस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मेजर करते हैं, ठीक ना। टू नो अबाउट कंबशन वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट। क्यों मेजर करते हैं, ताकि हमें पता चल सके जो हमारा कंबशन है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफरेंशिएट हॉट वार्म एंड कोल्ड स्टार्टअप ऑफ बॉयलर। क्या बोल रहा है कि जनरली हमें पता है कि तीन टाइप के स्टार्टअप होते हैं, एक हॉट होता है, एक वार्म होता है, कोल्ड होता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये हमारा हॉट स्टार्टअप, ये वार्म स्टार्टअप, ये भी कोल्ड स्टार्टअप। देखिए जो हॉट स्टार्टअप होता है उसमें क्या होता है कि बॉलर इज रीस्टार्ट विद इन 6 to 10 आवर्स ऑफ शटडाउन। अगर जो हमने शटडाउन लिया है उसके 6 से 10 घंटे के भीतर हमने हमने बॉलर को स्टार्ट करना, तो हमारा हॉट स्टार्टअप। वार्म स्टार्टअप, वार्म स्टार्टअप में क्या होता है कि बॉलर इज रिस्टार्टेड विद इन 10 to 17 आवर्स ऑफ शटडाउन। जैसे कि हमने बॉलर शटडाउन लिया और 10 से 70 घंटे के बीच में अगर हमने हमने बॉलर स्टार्ट करना है, तो क्या होगा हमारा वार्म स्टार्टअप। अगर कोल्ड स्टार्टअप कब होगा, अगर जो हमारा बॉयलर है वो 70 घंटे से ज्यादा, मतलब शटडाउन करने के बाद 70 घंटे से ज्यादा टाइम के बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा कोल्ड स्टार्टअप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ बॉयलर प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग शटडाउन। क्या बोल रहा है कि कौन कौन से टाइप के बॉयलर प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं। जनरली दो प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं, एक ड्राई प्रिजर्वेशन होता है, एक वेट प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो वेट में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर हम प्रिजर्व करते हैं, और ड्राई में क्या करते हैं हम एयर से प्रिजर्व करते हैं, ठीक ना। वेयर डू यू यूज वेट प्रिजर्वेशन मेथड। क्या बोल रहा है कि आप वेट प्रिजर्वेशन मेथड का यूज कब करोगे, तो क्या आंसर क्या होगा इसका, यूज फॉर स्टैंड बाई बॉलर एंड दे शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। अगर मान लीजिए कि हमें बॉलर को प्रिजर्व करना है कुछ ही टाइम के लिए, और इमीडिएट हमें इसका यूज करना है, इमीडिएट हमें लाइट अप करना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वेट प्रिजर्वेशन के लिए जाएंगे। ओके, देख लेते हैं वेयर डू यू यूज ड्राई प्रिजर्वेशन मेथड। ड्राई प्रिजर्वेशन मेथड हम कब यूज करेंगे, तो देखिए यूज फॉर बॉलर विच आर केप्ट शट डाउन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज। अगर हमारे पास जो बॉलर है उसको लॉन्ग शट डाउन के लिए रखना है, या फिर इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है उसका लाइट अप करने का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ड्राई प्रिजर्वेशन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर वेट प्रिजर्व। क्या बोल रहा है कि जो हम वेट प्रिजर्वेशन करते हैं उसमें हम हाइड्रोजन को डोज करते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन कितना रहना चाहिए, तो इट्स ग्रेटर देन 200 ppm, 200 ppm से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव केमिकल यूज फॉर वेट प्रिजर्वेशन। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं, तो इट इज सोडियम सल्फाइड एंड कंसंट्रेशन मेंटेनेड इज 350 to 400 ppm। क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड, एंड जो कंसंट्रेशन होगा वो 350 to 400 ppm रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रग इंटरनल्स। ड्रग इंटरनल्स क्या क्या होते हैं, तो बात करते हैं कि ड्रग इंटरनल्स देख लेते हैं कि these are the these are the internal part of steam drum utilized for separation of steam water mixture and for chemical dosing। ठीक, तो क्या क्या ड्रम इंटरनल है हमारे पास, साइक्लोन सेपरेटर है, चेवर्न्स है, टेमिस्टर पैड होता है, एचपी डोजिंग कनेक्शन होता है, फीड वाटर कनेक्शन होता है, सीबीडी लाइन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, साइक्लोन सेपरेटर, चेवर्न्स, टेमिस्टर पैड, एचपी डोजिंग कनेक्शन, फीड वाटर कनेक्शन, सीबीडी लाइन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम सेपरेशन। स्टीम सेपरेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बल्क वाटर पार्टिकल फ्रॉम स्टीम। स्टीम सेपरेशन से आप क्या समझते हैं कि जो हमारे बल्क वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टीम से सेपरेट करने की स्टीम सेपरेशन होती है। व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम स्टीम। कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं ड्रम में स्टीम वाटर मिक्सचर और स्टीम को सेपरेट करने। Centrifugal steam separation method, use of baffle plates, abrupt change of steam water mixture direction by gravity method, direct heating or plate। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट आर द बॉयलर ऑक्सिलरीज। ठीक ना, देखिए बॉयलर ऑक्सिलरी क्या होता है, these are the system or equipment used in boiler to boost up the boiler efficiency and performance।
ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी हमारा वो होता है जो कि हम बॉयलर की इफिशियंसी को पुश करने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से ऑक्सिलरी है हमारे पास? देखिए, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, बॉयलर फैन एंड पंप्स, सूड ब्लोवर, वाटर स्टोरेज टैंक, केमिकल डोजिंग सिस्टम और पीआरपी। कौन कौन से हैं? इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, बॉयलर फैन एंड पंप्स, सूड ब्लोवर, वाटर स्टोरेज टैंक, केमिकल डोजिंग सिस्टम एंड पीआरपी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बॉयलर माउंटिंग। तो बॉलर माउंटिंग क्या होता है? बॉलर माउंटिंग होता है, हम यूज करते हैं बॉलर की सेफ्टी के लिए, दैट मीन्स की बॉलर के सेफ ऑपरेशन के लिए। तो क्या क्या होता है माउंटिंग? हमारे पास सेफ्टी बॉल होता है, बॉलर लेवल गेज ग्लास होता है, स्टीम स्टॉक बॉल होता है, एनआरबी होता है और स्टार्टर बेल्ट होता है। तो जो हमारा माउंटिंग और एसेसरीज वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप अगर जाएंगे एग्जाम में तो वहां भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई माउंटिंग एसेसरीज क्या होता है और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि माउंटिंग क्या होता है, एसेसरीज क्या होता है, और माउंटिंग में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, एसेसरीज में हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू आईडी फैन एंड एफडी फैन आर नॉट इंस्टॉल्ड बिफोर ईएसपी एंड आफ्टर ईएसपी एपीएच रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है कि आईडी फैन एंड एफडी फैन को हम ईएसपी के पहले और एपीएच के बाद क्यों नहीं इंस्टॉल करते हैं? देखिए, this is for reducing fan size and load on it, as flue gas and air volume is more at high temperature in order to drag and push. These high temperature flue gas and air need to install bigger size of fan. क्या होता है? ये देखिए, जो हमारा फैन होता है, अगर हम ईएसपी के बाद लगाएंगे तो उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। क्यों? तो अगर ईएसपी के पहले लगाते हैं तो क्या होगा? ईएसपी के पहले लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फ्लू गैस है या फिर एयर है, तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस ज्यादा वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए, तो ज्यादा वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए हमें क्या होगा? हमें हाई मतलब पंप, सॉरी, जो फैन है वो बड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हम आपका आईडी फैन यूज करते हैं वो आफ्टर ईएसपी यूज करते हैं, ताकि वहां पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाए और जो फैन की साइज है, फैन का साइज है वो छोटा हो जाए। ओके, why do you use सुपर हीटेड स्टीम इन पावर प्लांट? सुपर हीटेड स्टीम हम पावर प्लांट में क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है कि हम सुपर हीटेड स्टीम क्यों यूज करते हैं, या फिर हमें सुपर हीटेड, अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर का स्टीम है तो हम प्लांट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मोर हीट इज विद सुपर हीटर स्टीम एंड मोर एंथैल्पी ड्रॉप अवेलेबल, ठीक है। अगर हमारा जो सुपर हीटर है, सुपर हीटेड स्टीम है, उसमें मोर एंथैल्पी रहेगा और सॉरी, जो हमारा जो स्टीम है, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? हीट ज्यादा रहेगा, ठीक ना, और एंथैल्पी ड्रॉप भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक ना। और सुपर हीटर इज हैविंग नो वाटर पार्टिकल ड्यू टू दिस इक्विपमेंट्स लाइफ इंक्रीज, ठीक ना। तो क्या होगा कि जो हमारा स्टीम है उसमें वाटर पार्टिकल्स भी नहीं जाएगा, तो जिससे क्या होगा? हमारा टरबाइन जो है सेफ रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है सुपर हीटेड स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं। ओके, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इन हाई प्रेशर बॉयलर? क्या बोल रहा है कि हाई प्रेशर बॉयलर में फोर्स सर्कुलेशन की जरूरत क्यों है? देखिए, as the pressure increase beyond 150 kg per centimeter square up to 20 kg per centimeter square, density of steam and water becomes same, and hence there will not be any chance for natural circulation due to density difference, hence there need rise of force circulation। क्या बोल रहा है कि हम अगर जो प्रेशर इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड मतलब 150 से ऊपर अप टू 220 केजी तक, ठीक ना, क्या होता है? ये जो डेंसिटी होता है स्टीम का और वाटर का, ठीक ना, वो सेम हो जाता है। तो सेम हो जाता है तो वहां पे हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। कि देखिए, 150 केजी जो हमारे छोटे बॉयलर होते हैं, उनमें जो हमारा प्रेशर होता है वो 68 केजी 90 केजी ऐसे होते हैं। इनमें जो हमारा डेंसिटी डिफरेंस होता है स्टीम एंड वाटर का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक ना। तो इसके कारण क्या होता है? इसमें हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होते रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो छोटे बॉल होते हैं वहां पे हमें फोर जेबी असिस्टेंट सर्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस आप बड़े बॉलर में देखेंगे तो वहां पे जो प्रेशर होता है आपका, अगर आप 220 केजी के ऊपर आप बढ़ेंगे तो जो आपका डेंसिटी डिफरेंस है स्टीम एंड वाटर की डेंसिटी में वो बहुत कम हो जाता है।
जो कि नेचुरल सर्कुलेशन पॉसिबल ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे फोर्स या फिर असिस्टेड सर्कुलेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। दैट मीन्स कि हमें वहाँ पे एक्सटर्नल पंप सर्किट में देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर ड्रॉप। क्या बोल रहा है कि क्या होगा कि अगर हमारा इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए, लोअर फीड वाटर टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर इंटेंट हीट टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फ्लू गैस, दिस कॉजेज ड्रॉप इन फ्लू गैस टेम्परेचर may lead to acid poison। देखिए क्या होगा कि अगर जो हमारा फीड वाटर टेम्परेचर है वो कम हो गया, क्या होगा, अगर ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा गैस है वहां से वो ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ज्यादा हीट ले लेगा, ठीक ना। ज्यादा हीट ले लेगा तो क्या होगा, अगर जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है अगर 120 से नीचे आया तो क्या होगा, एसिडिटी पॉइंट से नीचे आ जाएगा, 120 के नीचे आया, दैट मींस कि एसिडिटी पॉइंट से नीचे आ गया तो वहां पे क्या होगा, कोल्ड एंड इरोजन हो जाएगा, कोल्ड एंड इरोजन हो जाएगा, दैट मींस कि एसिड का डिपोजिशन होगा और जिससे हमारे इकोनॉमिक जो ट्यूब्स है वो डैमेज होंगी, ठीक ना। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर हम हमारा जो फीड वाटर का इनलेट टेम्परेचर इकोनॉमाइजर पे अगर वो कम होता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ इकोनॉमाइजर आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन द डिजाइन। क्या बोल रहा है कि अगर इकोनॉमाइजर इनलेट पे, ठीक ना, सॉरी इकोनॉमाइजर आउटलेट पे फीड वाटर टेम्परेचर इंक्रीज है जितना डिजाइन है उससे ज्यादा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मोर फीड वाटर टेम्परेचर एट इकोनॉमाइजर आउटलेट में लीड टू steaming of water which could ultimately cause overheating and failure of equalizer tube. This will happen in low load operation। अगर क्या होगा, अगर जो आपका आउटलेट पे अगर हायर टेम्परेचर हो जाएगा तो डिजाइन से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, स्टीमिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्टीमिंग होगा तो आपका जो ट्यूब है इकोनॉमाइजर का वो डैमेज हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए हमें जो टेम्परेचर है वो विद इन लिमिट करके चलाना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लू गैस टेम्परेचर एपीएच एंड ईएसपी। जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो कितना रिकमेंड करते हैं या फिर कितना स्टैंडर्ड रहता है एपीएच इनलेट पे एंड ईएसपी पे, ठीक ना। इट इज मोर देन द एसिड ड्यू पॉइंट। हमारा जो एसिड ड्यू पॉइंट होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि ऑलवेज ग्रेटर देन 140 डिग्री सी, ठीक ना। तो कितना होना चाहिए, 140 डिग्री से 140 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, what will happen to the enthalpy of steam if its pressure increase and temperature remain constant। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो स्टीम है इसका प्रेशर इंक्रीज करे या प्रेशर इंक्रीज करे और जो टेम्परेचर है रिमेन कांस्टेंट रहे तो उसकी इंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो इसकी इंथैल्पी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक ना। क्या होगा इसकी इंथैल्पी पे, इंथैल्पी इसकी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाईपास वॉल अरेंज फॉर मेन स्टीम स्टॉप वॉल। देखा होगा आपने कि जो हमारा मेन स्टीम स्टॉप वॉल होता है उसकी साइड में हमारा एक बाईपास वॉल होता है, तो उसका काम क्या होता है, तो इट इज मेनली फॉर प्रेशर इक्वलाइजिंग ओपन द मेन स्टीम स्टॉप वॉल एंड आल्सो फॉर इनिशियल चार्जिंग ऑफ स्टीम लाइन। क्या होता है, आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग के लिए होता है और इनिशियल टाइम पे आपका लाइन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है कि आपकी हाफ इंच की लाइन होती है उससे हम धीरे धीरे लाइन को चार्ज कर सकते हैं, एक ही बार हम आपका मेन स्टीम स्टॉप वॉल को नहीं खोल सकते, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखिए एक साइड में आपका प्रेशर ज्यादा होता है और जो उसके डाउन मतलब अप स्ट्रीम में आपका क्या होगा, जो आपका मेन स्ट्रीम में स्टॉप वॉल है उसके अप स्ट्रीम में प्रेशर ज्यादा रहेगा और डाउन स्ट्रीम में प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले जब लाइन चार्ज करने से पहले हम जो आपका बाईपास है उसको थोड़ा थोड़ा खोल के हम लाइन चार्ज कर लेते हैं और प्रेशर इक्वलाइज करते हैं, उसके बाद हम मेन स्ट्रीम स्टॉप वॉल को ओपन करते हैं, ठीक है। उसी के लिए दिया रहता है आपका बाईपास वॉल। नेक्स्ट है व्हेन डू यू यूज सिंगल एंड थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। क्या बोल रहा है कि सिंगल ड्रम लेवल कंट्रोलर एंड थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोलर आप कब यूज करेंगे। सिंगल एलिमेंट इज यूज व्हेन द बॉयलर लोड इज लेस देन 30% एमसीआर। जो हमारा बॉयलर है वो टोटल एमसीआर से जो टोटल मतलब लेस देन कैपेसिटी लेस देन ऑफ मतलब मान लीजिए जो हमारा बॉयलर है वो बिलो 30% लोड पे चल रहा है तो हम सिंगल एलिमेंट यूज करेंगे। और जैसे ही हमारा बॉयलर लोड है वो 30% से ज्यादा होने लगा तो थ्री एलिमेंट को सर्विस में ले लेंगे, ठीक है। तो बिलो 30% लोड सिंगल एलिमेंट, अबव 30% लोड थ्री एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द बॉयलर टू pH इज मोर और लेस देन द रिकमेंडेड। क्या बोल रहा है कि अगर जो हमारा पीएच है जितना हमें डिजाइन है या फिर जो हमारा रिकमेंड करते हैं उससे कम या ज्यादा होगा
तो बॉयलर ट्यूब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इफ पीएच इज लेस इट इज लेड टू कोरोजन ऑफ ट्यूब एंड इफ मोर लेड टू स्केलिंग। अगर कम होगा तो कोरोजन होगा, अगर ज्यादा होगा तो स्केलिंग। इसीलिए पीएच मेंटेन करना। व्हाट आर द स्केल फॉर्मिंग कंटेंट ऑफ वाटर? स्केल फॉर्मिंग कंटेंट क्या क्या होता है वाटर में? तो देखिए, साल्ट ऑफ कैल्शियम, क्या क्या होता है? साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोडियम कार्बोनेट नाइट्रेट एंड सिलिका। क्या क्या होता है? साल्ट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट एंड नाइट्रेट एंड सिलिका। Next question is feed water sample is not showing the residual hydrogen, then what does it mean? अगर मान लीजिए जो आपका फीड वाटर सैंपल है वो रेसिड्यूल हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए, it is mean that there is no treatment for oxygen scavenging or chemical dosage is insufficient. This could lead to corrosion of pressure parts. इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और केमिकल डोजिंग जो हुआ है वो इनसफिशिएंट है। इसके कारण क्या होगा? आपका प्रेशर पार्ट में कोरोजन हो सकता है। ठीक ना, हमें इमीडिएट एक्शन क्या लेना है कि हमें केमिकल डोजिंग जो हो रहा है उसको चेक करवाना है। ओके, विच केमिकल आर यूज इन बॉयलर एचपी एंड एलपी डोजिंग सिस्टम? ठीक, तो एलपी और एचपी डोजिंग सिस्टम में हम कौन कौन सी केमिकल यूज करते हैं? तो एचपी डोजिंग में हम ट्राइसोडियम फॉस्फेट, और एलपी डोजिंग में पीएच बूस्टर है ऑक्सीजन स्कैवेंजर। एचपी डोजिंग हम एचपी डोजिंग क्यों बोलते हैं कि जो हमारा एचपी डोजिंग है वो हाई प्रेशर में होता है, मतलब कि जो बॉयलर ड्रम के इनलेट में या फिर बॉयलर ड्रम में होता है, इसीलिए वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम उसको एचपी डोजिंग बोलते हैं। और एलपी डोजिंग हमारा टेनेटर में होता है, तो टेनेटर में प्रेशर कम होता है, इसलिए हम उसको एलपी डोजिंग बोलते हैं, दैट इज लो प्रेशर डोजिंग। ओके, नेक्स्ट है when you when your chemist asks you for giving IBD। ठीक ना, मतलब आप आपका केमिस्ट आईबीडी देने के लिए कब बोलेगा? ठीक ना, तो आईबीडी इज गिवन व्हेन फॉलोइंग पैरामीटर इन बॉयलर वाटर एक्सीडेंट, सिलिकेट, फॉस्फेट, पीएच एंड कंडक्टिविटी। अगर मान लीजिए सिलिका, फॉस्फेट एंड पीएच कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो आपको प्रोडाउन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर लॉस इन कोल, व्हाट इज द मेजर लॉस इन कोल फायर्ड एंड बगास फायर्ड? मेजर लॉस क्या क्या है? तो देखिए, इन कोल फायर्ड बॉयलर मेजर लॉस इज heat loss due to dry flue gas, and in bagasse fired boiler major loss is heat loss due to moisture present in fuel। कोल फायर में क्या होता है मेजर लॉस? ड्राई फ्लू गैसेस जो निकलती है उनमें हमारा मेजर लॉस होता है। और बगास फायर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है फ्यूल में, कि जो बगास फायर होता है उसमें मॉइस्चर तो बहुत ज्यादा होता है, तो जो इसमें लॉस होता है बगास फायर में, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है फ्यूल में उसके कारण ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एयर टू फ्यूल रेशियो? एयर टू फ्यूल रेशियो से आप क्या समझते हैं? देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल। एयर टू फ्यूल रेशियो क्या है कि 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें जितना एयर लगेगा उसको हम बोलते हैं एयर टू फ्यूल रेशियो। ठीक है ना, 1 kg फ्यूल को बर्न करने में हमें जितना एयर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एयर टू फ्यूल रेशियो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम टू फ्यूल रेशियो? क्या बोल रहा है कि स्टीम टू फ्यूल रेशियो क्या है? जैसे कि हमारा एयर टू फ्यूल रेशियो था, तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने में हमें जितना एयर की क्वांटिटी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एयर टू फ्यूल रेशियो। सेम इसी तरह हमें 1 kg ऑफ स्टीम में, सॉरी, 1 kg फ्यूल को बर्न करके हम कितना स्टीम जनरेट कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीम टू फ्यूल रेशियो। 1 kg फ्यूल को बर्न करके हम कितना स्टीम जनरेट कर पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीम टू फ्यूल रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस एट वेरियस जोन ऑफ बॉयलर? वेरियस जोन ऑफ बॉयलर में हमारी फ्लू गैस की वेलोसिटी कितनी होती है? फर्नेस में देखिए 1 से 2 मीटर पर सेकेंड, सुपर हीटर में 2 से 4 मीटर पर सेकेंड, इकोनोमाइजर में 6 से 7 मीटर पर सेकेंड, एपीएच में 8 से 12 मीटर पर सेकेंड, ईएसटी इनसाइड 0.75 टू 1 मीटर पर सेकेंड, आईडी फैन इनलेट 13 से 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है हमारी वेलोसिटी इनसाइड द बॉयलर डिफरेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कैफ? स्कैफ क्या होता है? स्टीम कॉइल एयर प्रीहीटर। स्कैफ इज यूज्ड टू हीट एवरी एयर व्हिच इज एंटरिंग इनटू एयरकेज और सम टाइप स्कैफ इज फॉर अल्टरनेटिव। ओके,
क्या करता है, देखिए जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं उस कंडीशन में जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर ज्यादा होता नहीं है, उसको हम अगर एपीएस से फ्लो करवाएंगे तो जो हमारा एपीएस से फ्लो करेगा और एपीएस से हमारा एयर जाएगा, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर ज्यादा ही है। उस समय क्या करेगा, आपका जो एयर है उस फ्लू गैस के टेम्परेचर को ले लेगा। वहां पे क्या होगा, हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है बिलो आपका सल्फर डिपोजिशन पॉइंट, सल्फर डी पॉइंट के नीचे चला जाएगा। मतलब कि आपका अगर 140 के नीचे टेम्परेचर जा रहा है फ्लू गैस का, तो आपका वहां पे सल्फर डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि स्कैफ यूज करते हैं। स्कैफ क्या करता है कि ऑक्सिलरी स्टीम लेके जो हम एयर दे रहे हैं आपका एपीएच में, उस एयर को गर्म कर देते हैं। तो एयर को गर्म करते तो क्या होता है कि जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो वो फ्लू गैस से हीट नहीं ले पाता, ठीक ना। तो जिससे हम यहाँ पे एपीएच में आपका कोल्ड एयर इरोजन से बच जाता है, ठीक है, इसीलिए हम स्कैफ का यूज करते हैं। ओके, which content of are responsible for more excess फ्यूल का कौन सा कंटेंट मोर एक्सेस एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बगास मॉइस्चर हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेंट causes more requirement of combustion है, ठीक ना। बगास में मॉइस्चर हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेंट causes more requirement of combustion, okay। what is the quantity of excess air required for production of bagasse coal gas oil and wood। देखिए क्या बोल रहा है कि बगास कोल गैस ऑयल एंड पे एक्सेस एयर की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड। देखिए बगास में कितना है, 25 से 35%, कोल में 20 से 25%, गैस में 5 से 10%, ऑयल में 10 से 15%, फूड में 35 से 45%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में लग रहा है हमें, फूड में 35 से 45%, सबसे कम किस में है, 5 से 10% गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरफायर्ड एयर ओबीए। ओबीए यूज्ड टू क्रिएट टर्बुलेंस and to increase residence time of fuel particle in furnace। ओएफए क्या होता है, ओवरफायर्ड एयर टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा फर्नेस में जो के फ्यूल के पार्टिकल्स है उनको ज्यादा देर तक रोक के रखने का काम करता है कौन, ओएफए, ठीक है। व्हाट आर द रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए less excess air, more S content in fuel, more moisture in fuel, not achieving 3 TS, that means the temperature time turbulence, interface imbalance not in। Next question है, what happened to the velocity and pressure of steam line if flow increase more than design, ठीक ना। आपका स्टीम के प्रेशर एंड वेलोसिटी पे क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपन टू द वेलोसिटी एंड प्रेशर ऑफ स्टीम इन स्टीम लाइन इफ द फ्लो इंक्रीज मोर देन, अगर फ्लो हम इंक्रीज कर देते हैं डिजाइन से ज्यादा, तो आपका वेलोसिटी एंड प्रेशर पे जो आपका स्टीम का वेलोसिटी एंड प्रेशर उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज एंड प्रेशर ड्रॉप, ठीक ना। अगर आप फ्लो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी बट जो प्रेशर है वो कम होगा, ओके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बोलिए, ईमेल आईडी दे दिया, फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, ओके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।